in our BPS online classes. Today we start lesson 1, Introduction to the Medieval World, for the class of 7, the part of the history. Now as we discussed about earlier the medieval period, now the part of the lesson, Introduction to the Medieval World. Now today's topic is Kingdom to Empire. यानी कि it means एक पार्टिकुलर छोटे एरिया से एक बड़ी टेरिटरी तक जो किंग है वो कैसे पहुंचता है, यानी कि स्टार्टिंग दे रूल some villages, ruled over some villages, then they win a similar kind of village to the neighboring territories, and they hold the power at the large territory and to become a kingdom to empire. यानी छोटे क्षेत्र से बगल वाले क्षेत्रों को जीतते हुए बड़े एरिया पर शासन करते हुए बड़ा साम्राज्य स्थापित करना ही क्या है, एम्पायर है. तो इसी चीज को हम समझते हैं किंगडम टू एम्पायर. नाउ किंग्स, अब शुरुआत में राजा जो होते थे, अगर वो बड़े एम्पायर की ओर जीत रहे हैं, बड़े एम्पायर स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो कुछ वो टाइटल रखते थे, यानी कि कुछ अपने नाम से पहले कुछ लगाते थे. जैसे किंग सर्टेन टाइटल सच एज महाराजाधिराजा, यानी महाराजाधिराजा यानी कि राजाओं के राजा, ग्रेट किंग ओवर लॉर्ड ऑफ किंग्स, यानी महान राजा या फिर राजाओं के राजा. तो इसका मतलब क्या होगा, महाराजा राजा, ये ऐसे टाइटल रखते थे. और भी टाइटल, त्रिभुवना चक्रवर्ती, यानी कि त्रिभुवन चक्रवर्ती, यानी कि लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स, यानी तीनों संसार के स्वामी, मालिक. अब तीनों संसार कौन से हो गए, धरती, आकाश और पाताल, यानी अर्थ के नीचे वाला जो पार्ट है पाताल, और अर्थ जो सरफेस के ऊपर वाला जो पार्ट है स्काई, और जिस पर जो क्रिएचर यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है, एनिमल है, अदर जो क्रिएचर है वो सरवाइव कर रहे हैं, वो वाला पार्ट. यानी तीनों संसार को जीतने वाला, तीनों संसार का स्वामी, त्रिभुवना चक्रवर्ती, धरती, आकाश, पाताल. ऐसे टाइटल जो है किंग रखते थे. ये हमने इतिहास में देखा भी है. और जब आप इवन जो आप टीवी पर जो सीरियल्स काफी सारे आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, या और दूसरे जो रामायण में कुछ पार्ट हो गए, श्री कृष्णा पे कुछ पार्ट हो गए, तो उसमें कुछ दिखाते हैं महाराजा, राजाओं के राजा, त्रिभुवना चक्रवर्ती. वैसे गुप्ता जो डायनेस्टी उसमें भी देखते हैं, काफी सारे नाम रखे गए ऐसे. नाउ आगे बात करें, दे शेयर्ड पावर विद सामंतास, यानी कि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं विद द हेल्प ऑफ सामंतास, एसोसिएशंस ऑफ पीसेंट्स, किसानों की जो एक ग्रुप होता है उसकी हेल्प से, ट्रेडर्स, व्यापारियों की हेल्प से, और ब्राह्मण की हेल्प से वो अपना शक्तियों का प्रयोग करते हैं और जो पार्टिकुलर पीपल, जो जनता है, उस पर शासन करते हैं. These kings gain prominence, power and wealth. धीरे धीरे करके यही जो राजा है ये शक्तिशाली बनते जाते हैं, और इनके पास धन संपदा धीरे धीरे बढ़ती जाती है. अब धन संपदा यानी कि वेल्थ, पावर इनके पास, वेल्थ इनके पास बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा, दे कीप लार्ज आर्मी, यानी बड़ी सेना ये रख सकते हैं, और पैसा इनके पास में है तो उनके रख रखाव के लिए जो खर्चा होता है वो उसको दे सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं. तो स्टेट रेवेन्यू, अब इतनी बड़ी जो सेना है या जो पार्टिकुलर टेरिटरी है, शासन है, उसको चलाने के लिए उसके पास कुछ रेवेन्यू तो चाहिए ना. भाई पैसा कहाँ से आएगा, तो इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू से आएगा पैसा. अब रेवेन्यू देता कौन है, पीसेंट्स, कैटल कीपर्स, किसान, मवेशी रखने वाले, आर्टिसंस, और जो दूसरे लोग जैसे लोहार जो अपना काम कर रहा है, ब्लैक स्मिथ, जिससे कोई लकड़ी बनाने वाला है, कुछ मजदूर लोग हैं, कुछ मूर्ति बनाने वाले हैं, जो दूसरे और जॉब्स कर रहे हैं या दूसरे अपने प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग क्या करते हैं, दे कंट्रीब्यूट टू स्टेट रेवेन्यू, यानी कि वह राज्य के जो राजस्व आ रहा है उसमें पार्टिकुलर वो शेयरिंग करते हैं. यानी ये सब लोग जो हैं ये स्टेट को रेवेन्यू दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, ताकि जो पैसा है वो राजा के पास में आए, और राजा जो है बड़ी टेरिटरी पर अपना शासन जमाए रखे और बड़ी टेरिटरी पर आसानी से रूल कर सके. यहाँ से सारा पैसा आता है, यहाँ से. They were expected to give a part of what they produce to state, यानी उनसे आशा की जाती है जो भी वे राज्य में
अपने जीवन यापन के लिए जो वो काम कर रहे हैं उस पैसे में से ही थोड़ा सा वो जो शेयर है, जो सर्टेन अमाउंट है वो निकाल करके किस में जमा कराए, स्टेट रेवेन्यू ऐसे राजा को दे, राजा तक पहुंचाए। ट्रेडर्स टू हैड टू गिव अ शेयर ऑफ देयर बिजनेस प्रॉफिट, यानी जो व्यापारी है वो जितना अपना बिजनेस कर रहे हैं, जितना वे अपना बिजनेस कर रहे हैं, जितना वे अपना बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में से उन्हें कुछ जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से वह थोड़ा सा शेयर निकाल करके किसी ने राजा को दे, ताकि वह अपनी टेरिटरी पर शासन कर सके। Now as these kings become stronger regionally, they declared themselves independent of any association with other kingdom. अगर धीरे धीरे करके राजा की शक्तियां बढ़ जाती है तो क्या होगा कि जो पार्टिकुलर किसी राजा के साथ में वह इसके जो डोमिनेंट के जो राजा है, ये सपोज करो डोमिनेंट है, और इस डोमिनेंट राजा जो है इस पर अपना दूसरे राजा पर इसने अपना कब्जा जमाया हुआ है, यानी कि इसकी टेरिटरी भी जो इसके कंट्रोल में है। तो ये क्या करता है, जैसे ही इसकी टेरिटरी इस राजा से, क्योंकि राजा तो शक्तिशाली है और धीरे धीरे ये राजा भी क्या है शक्तिशाली हो गया, पैसा आ गया, तो ये जैसे ही इसके पास सत्ता मतलब पैसा आ जाता है, शक्ति इसकी बढ़ जाती है, तो ये इससे अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेता है, यानी कि अभी इसके जो सबऑर्डिनेट है वो नहीं है, अब वह इससे इंडिपेंडेंट हो गया है। अब ये खुद का जो अपना किंगडम है वह एस्टेब्लिश कर सकता है, वह इससे लड़ भी सकता है अपने किंगडम को बचाने के लिए, यानी कि अब इसका सबऑर्डिनेट नहीं है। अब ये जो राजा है ये इस पर अपना डोमिनेंट नहीं कर सकता है, अपना जो प्रभुत्व नहीं जमा सकता है, यानी कि अभी स्वतंत्र रूप से शासन कर सकता है। he ruled independently and he run easily their administration। ये सारी चीज हम देखते हैं इसमें। नाउ जिस इसके एग्जाम्पल हमने, अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो दांती दुर्गा ने डिफीटेड चालुक्य एंड एस्टैब्लिश द राष्ट्रकूटास एम्पायर। दांती दुर्गा था, उसने चालुक्य साम्राज्य के राजा जो चालुक्य साम्राज्य था, चालुक्य का जो प्रशासन था, साम्राज्य था, उसके राजा को हराया और अपना जो अंपायर है राष्ट्रकूटा साम्राज्य उसको स्थापित किया। ऐसे ही और एग्जाम्पल है गुर्जर प्रतिहारा जिन्होंने राजस्थान में अपना किंगडम जो एस्टैब्लिश किया। ऐसे ही और भी है, पांड्याज है, चोलाज है, फिर आगे चलकर हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत पर जो सुल्तान है वो रूल करते हैं, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर इंडियन हिस्ट्री मुगल्स, जिन्होंने काफी लंबे समय तक इंडिया पर रूल किया, शासन किया। तो धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किंगडम से वो एम्पायर तक पहुंचे, साम्राज्य तक वो पहुंचे हैं। ये सारा आज का टॉपिक था। आई होप यू मेक अंडरस्टैंड, यू सी इट केयरफुली एंड अंडरस्टैंड। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक चेंजेस। तो इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस अबाउट हाउ टू अ किंगडम बिकम टू एम्पायर। Now, due to this, some economic changes have occurred in our economic activity in our society. Now, economic changes means कि लोग जो है पार्टिकुलर क्या एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे वह अर्न कर सके, जिससे वह पार्टिकुलर जो है रेवेन्यू पे कर सके किंग को, राजा को। तो इसमें क्या क्या बदलाव है हम वो देखते हैं। तो स्पेशली अभी भी पार्टिकुलर मेडिवल जो पीरियड था, मेडिवल जो टाइम था, उसमें अभी भी जो मेजर ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर ही है। मेजर जो ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर ही, लोग जो है पार्टिकुलरली एग्रीकल्चर ही करना पसंद करते थे। इसके लिए क्या करते थे, डिक्लेयरिंग ऑफ फॉरेस्ट, अब वो जंगलों को साफ करते थे। अब पार्टिकुलर जो जंगल में रहने वाले पीपल है, जो फॉरेस्ट डेवलपर्स है, वो क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे, कहाँ जाएंगे, सिटी में, ताकि कुछ काम धंधा खोज सके, देख सके, ढूंढ सके। कुछ तो एग्रीकल्चर में चले गए, कुछ जो लोग हैं वो सिटी में आ गए। धीरे धीरे करके जब पार्टिकुलर सिटी में उनको और काम मिलने लगा तो धीरे धीरे करके पार्टिकुलर जो सिटी टाउन है उनकी जो पार्टिकुलर पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगी। तो दिस लेड टू द माइग्रेशन ऑफ मैनी फॉरेस्ट डेवलपर्स टू टाउन्स एंड सिटीज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये रोजगार की तलाश में जो फॉरेस्ट में रहने वाले पीपल है, जो फॉरेस्ट डेवलपर्स है, जंगल में रहने वाले जो लोग है, ग्रामीण इलाकों में जो रहने वाले लोग है, उन्होंने क्या किया, माइग्रेट किया और कहां पर आ गए, वो टाउन्स में एंड सिटीज में फॉर द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की तलाश में। तो अलॉन्ग विद द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड माइग्रेशन ऑफ पीपल, न्यू ग्रुप इमर्ज इन सोसाइटीज। जो धीरे धीरे करके हमारा एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा था,
वो जो पीपल है पार्टिकुलर वो सिर्फ फॉरेस्ट जो जंगलों में रहने वाले लोग थे, जो पार्टिकुलर रूरल इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं वो माइग्रेट करके कहाँ पर आ गए, सिटीज में आ गए। अब सिटीज में आ गए तो एक न्यू सोसाइटी जो थी धीरे धीरे करके उसमें बदलाव देखने को मिला, यानी कि एग्रीकल्चर के साथ साथ कुछ और काम धंधे भी शुरू हुए, जैसे लोहार वाला यानी कि लोहे बनाने वाला काम करने वाले लोग, यानी ब्लैकस्मिथ, आर्टिसंस। अब आर्टिसंस भी काफी सारे हैं, जैसे मिट्टी बनाने वाला, आइडल है, फर्नीचर का काम करने वाला है, गोल्ड ज्वेलरी का काम करने वाला ज्वेलर्स है, या फिर इनमें से ही कुछ पीपल जो थे वो ट्रेड करने लग गए थे, यानी छोटा मोटा ट्रेड, जहां से कुछ खरीदते पार्टिकुलर दूसरी प्लेस पे जगह पे जाके कुछ और बेच देते। तो ऐसे करके सोसाइटी इमर्ज हुई। इसके साथ ही कुछ ऐसे भी थे जिनमें कुछ लेबर थे, यानी ऐसे लोग जो दूसरों के यहाँ काम धंधा करना पसंद करते थे या वहाँ काम कर लेते थे अपने गुजर बसर के लिए। फिर इसमें कुछ सर्वेंट लोग आ गए हैं, फिर कुछ इसमें सैनिक भी बने, यानी कि सोल्जर्स में चले गए, कुछ राजा की सिक्योरिटी के लिए या वहाँ पे महलों में काम करने के लिए कुछ लोगों को रखा गया। तो ये सारे जो चीजें है वो देखने को मिली। स्पेशली जो देखा जाए सोसाइटी में जो पीसेंट्स है, ट्रेडर्स है या जो आर्टिसन है वो है, उनका ज्यादा हमें देखने को मिलता है। सोसाइटी में अलग अलग पार्टिकुलर जो लोग हैं वो इमर्ज होके आए, वो हमारे सामने आए, सोसाइटी का नया रूप सामने आया। फिर जो सोसाइटी है वो जो था कह सकते हैं रिच पीपल और पुअर पीपल में डिवाइड हो गई, यानी कि अमीर लोग गरीब लोगों को स्पेशल प्रिविलेज मिले होते थे फ्रॉम किंग, राजा से। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। अब उसके साथ साथ में जो कह सकते हैं फॉरेन ट्रेडर्स एंड इन्वेडर्स, यानी विदेशी व्यापारी भी इंडिया में क्या था, सी रूट से ट्रैवल करते हुए वो व्यापार करने की आदत है। और जो इन्वेडर्स हैं, यानी कि जो पार्टिकुलर विदेशी आक्रमणकारी है वो भी इंडिया पर आके अटैक करते थे। उन्होंने काफी सारी नई बदलाव लेकर के आए, कुछ यहाँ पर ठहरे, कुछ यहाँ पर बस गए, कुछ वापस यहाँ पर शासन करके चले गए। दे लूटेड इंडिया, दे लूटेड वेल्थ ऑफ इंडिया, फिर वापस वो ट्रैवल करके वापस चले गए। कुछ टेक्नोलॉजी है जिसमें देखने को मिलती है, जो काफी सारे बदलाव आए वो देखने को मिलते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करके आए, जैसे पर्सन व्हील इरिगेशन, यानी कि जो इरिगेशन पर्पस के लिए पर्सन व्हील लाया गया। जैसे फिलहाल तो अगर हम देखें ओल्डर डेज, तो एक रहट होती थी जिसमें क्या यहाँ पर पीपे बांध दिए जाते थे, उन पीपों क्या था नीचे वो पीपे जो थे वो नीचे तक कुओं तक ऐसे जाते थे और उन पीपों में पानी भरता था, टीन के डब्बों में पानी भरता था और वापस आके वो पानी ऐसे गिरता था और ये पानी ऐसे बहते हुए एग्रीकल्चर जो लैंड है, एग्रीकल्चर जो फील्ड है वहां तक पहुंच जाती थी। इसको चलाने के लिए एक ऑक्स रखते थे, गाय रख सकते हैं, बैल रख सकते हैं, ऐसे रखते थे। नाउ स्पिनिंग व्हील वीविंग, यानी कि कपड़े बनाने के लिए स्पिनिंग व्हील का इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हमें देखने को मिला यहाँ पर। फिर फायर आर्म्स इन कॉम्बैट मतलब युद्ध, यानी लड़ाई के लिए फायर आर्म हथियारों की जरूरत, जो दूर से चला करके हम आग लगा सकते हैं, वैसे कुछ आविष्कार हम देखने को मिले। फिर एंड पेपर फॉर राइटिंग लिखने के लिए, ये देखिए आप, ये सारा आपका बुक में भी है। स्पिनिंग व्हील है, फायर आर्म्स है, पेपर है, ये सारी चीज है। आप अपनी बुक में जब देखेंगे घर पर तो आपको देखने को मिलेगा। लड़ाई के लिए फायर आर्म्स है, स्पिनिंग व्हील, वीविंग के लिए पेपर है, कुछ लिखने के लिए, प्रिंटिंग के लिए, राइटिंग के लिए। नाउ नेक्स्ट वन इज, और दूसरा क्या हमें देखने को मिलता है, क्रॉप्स, यानी कि इन्होंने कुछ और जो ये इन्वेडर्स ट्रेडर्स है उन्होंने कुछ नई क्रॉप्स का इंट्रोड्यूस किया। जैसे न्यू क्रॉप्स जो थी हमारे यहाँ पे आई बेवरेजेस, यानी ये पेय फसलें हैं, पेय पदार्थ है, जैसे फॉर टी एंड कॉफी, इनका इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। पोटैटो भारत का नहीं है, पोटैटो बाहर से लाया गया एक कह सकते हैं खाद्य पदार्थ है, जो भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में इसका एग्रीकल्चर होता है और लोग जो है इसको खाना पसंद भी करते हैं। तकरीबन ये हर घरों में देखने को मिलता है। आलू की सब्जी जो है लंबे समय तक चलने वाली है, वो भी आसानी से हम जो है घर में रख सकते हैं और काफी लंबे समय तक इसको खा सकते हैं। और ये इसका मतलब ये बाहर से लाई गई पोटैटो, इंडियन क्रॉप नहीं है ये। उसके बाद जैसे कॉर्न, भुट्टा, चिली मिर्ची, टी एंड कॉफी, ये सारे की सारी ऐसी क्रॉप्स है
जो हमारे यहाँ पे फॉरेनर ट्रेडर्स लेकर के आए, फॉरेनर ट्रेडर्स हमारे यहाँ पर उसको ट्रेड करते थे. These are the today's topic that we have discussed. I hope you make understand. Please see it and watch it. Okay.